स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल स्ट्रक्चर। हैं कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम, तो ये चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे इस टॉपिक में। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग कि कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या। एक चीज याद रखना, कैपिटल क्या है? जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब जो पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐसा तो है नहीं ना कि वो सारे का सारा पैसा मेरा खुद का हो। सारे का सारा पैसा मैं इक्विटी से जो है आप लोगों को इन्वेस्ट करूं। कुछ ना कुछ पैसा मुझे बाहर से भी बोरो करना पड़ता है, जिसको हम डेट सिक्योरिटीज कहते हैं, जिसको हम लोग डिबेंचर्स कहते हैं, बैंक लोन कहते हैं। तो जो कैपिटल है, जो पैसा हमने इन्वेस्ट करना है, अब ये डिसाइड किया जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होएगा। उसमें से कितना पोर्शन जो है वो डेट कैपिटल का होएगा और कितना स्ट्रक्चर जो है या कितना अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का होएगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है हमेशा याद रखना, वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना। एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होता है कैपिटल बजटिंग। जब बजट की बात आती है, बजट मींस एक्सपेंसेस और इनकम आपकी कितनी कितनी है। हमने यही बात करी थी ना कि कितना आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करोगे, कितना पैसा हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। करंट एसेट की तो बात ही नहीं करी थी हम लोगों ने, वो कैपिटल बजटिंग है। हम बजट डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स में। पर जब मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो इसमें मैं ये बात करूंगी कि कितना पैसा, कितना पोर्शन जो है वो अपने पैसे का लगाना है और कितना पोर्शन जो है हमने बाहर के पैसे का लगाना है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, मतलब डेट सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको ये तो पता ही है कि डेट में डिबेंचर्स कौन कौन से या कौन से आउटसाइडर फंड्स की हम या बोरोड कैपिटल की बात करते हैं। पर चलो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि बाहर का पैसा लेना है या अपना पैसा लेना है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हम ये डिसाइड करें कि अपना पैसा कितना होएगा और बाहर का पैसा कितना होएगा। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि बाहर का पैसा भी लो और अंदर का पैसा भी यूज करो, पर पोर्शन रेशियो इनकी 2:1 जो मैं बोल रही हूँ वो 3:1 होएगी, वो 1:1 होएगी, वो आपने कितनी रेशियो जो है वो यूज करनी है, हम ये डिसाइड करेंगे। अब ये किस बेसिस के ऊपर डिसाइड होएगा, ये चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। What kind of capital structure is best for the firm is very difficult to define. Capital structure should be such, कैसा होना चाहिए, which increases the value of equity shareholders, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू, उनकी वेल्थ इंक्रीज हो जाए। अब मैंने पैसा यूज करना है तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि मेरे जो ऑनर्स हैं, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, वो नाराज हों, क्योंकि उन्होंने मीटिंग अटेंड करनी है, उन्होंने मैनेज करना है। तो मेरा बेसिक पर्पस है अपने लोगों को खुश करना, ना कि बाहर के डिबेंचर होल्डर्स को खुश करना। ठीक है, तो ऐसा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे शेयर होल्डर और उनकी वेल्थ इंक्रीज हो जाए। आगे लिखा है डेट और इक्विटी, जो हम लोग जहां से पैसा ले सकते हैं, वो डिफर करते हैं इन कॉस्ट एंड रिस्क। जैसे हमने पढ़ा है अभी कि किस में कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होती है, किस में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, हमने ये पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, इन्होंने लिखा है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि डेट में कम कॉस्ट होती है, रिस्क ज्यादा है। अब जो नेक्स्ट ये वाला टॉपिक है ना, ये यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, पर मैं साथ साथ में आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि जो डेट है उसमें आपका खर्चा कम है, पर आप लोगों को रिस्क बड़ा ज्यादा है। अब खर्चा कम कैसे है? हम कहते हैं कि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, बस 10%, 8% इतना इंटरेस्ट दिया और उनको भेज दिया, बस खुश। इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता। डिबेंचर्स को इशू करने के लिए आपको कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई भी जो प्रोस्पेक्टस ऐसा इशू नहीं करना पड़ता, कंपल्सरी नहीं है मतलब। ठीक है, सो डेट में कॉस्ट कम है पर रिस्क बड़ा ज्यादा है। रिस्क किस चीज का ज्यादा है? आपको रेगुलर पेमेंट जो है डेट की करनी पड़ती है, आप लोगों को लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है। अगर आप उनको किसी टाइम
इंटरेस्ट ना दे पाए तो वो क्लेम करेंगे, वो केस कर सकते हैं, वो एसेट्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उनको पैसा वापस भी नहीं कर पाए तो कंपनी आपकी लिक्विडेट भी हो सकती है, या आप लोगों को जो है आप इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया जिसको आप बोल देते हो ना, लिक्विडेशन वाइंड अप, कंपनी बंद हो जाएगी। कितना ज्यादा रिस्क है। जैसे हम बोलते हैं ना, मान लो हमने बैंक से, फॉर एग्जांपल आपने या मैंने बैंक से 20-30 लाख का लोन लिया, एक बार इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करी, वो मांगेंगे। 2-3 बार मांगा उन्होंने, मैंने कोई पेमेंट नहीं करी, तो फिर वो क्या करेंगे, वो मेरे घर की प्रॉपर्टी के कागज ले जाएंगे, वो मेरी गाड़ी बंगला जो भी मेरे पास होएगा, क्योंकि वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसा यूज करो और 30 लाख ले लो। फिर वो क्या करेंगे, वो क्लेम करेंगे ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। वो क्लेम करेंगे कि उनको वो ये पैसा उनका वापस चाहिए। अब फिर उसकी वजह से चाहे आपका घर बिके, चाहे कुछ भी बिक जाए, कंपनी ही बिक जाए, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको उनका पैसा वापस चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट सिक्योरिटीज जो हैं वो कॉस्टली कम है पर रिस्की बहुत ज्यादा है। पर अगर मैं बात करूं वेयर एज, इसकी ऑपोजिट बात करी है उन्होंने कि जो इक्विटी सिक्योरिटीज है वो क्या है, एक्सपेंसिव है, हमें खर्चा वहां पे थोड़ा ज्यादा है, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह उनकी ज्यादा है, बट वो सेफ सिक्योरिटीज हैं, वो रिस्की नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी केस में उनको पैसा नहीं भी पे कर पाते तो वो इस तरीके से क्लेम नहीं करेंगे, वो इस तरीके से हमारी कंपनी को लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इक्विटी सिक्योरिटीज आप लोगों की थोड़ी सी सेफ हैं। अब ये तो उन्होंने फीचर बता दिया कि ये एक हमारी कंपनी में क्या है, फायदा है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम जो पैसा लेना चाहते हैं वो किससे लें, वो डेट से लें या इक्विटी से। अगर तो रिस्क हम ये कर सकते हैं कि भाई हमें ज्यादा रिस्क की कोई टेंशन नहीं है,